हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। आप लोग जानते ही हैं कि एग्जिट एग्जाम की डेट हमारी अनाउंस हो चुकी है, जो कि होगा इस साल अक्टूबर में 5 और 6 अक्टूबर को। उसी के तहत फार्मेसी इंडिया लाइव ने ये मुहिम चलाया है, जिसके तहत आपकी सुपर 100 सीरीज की लाइव क्लासेस होती हैं डेली शाम को 8 बजे। हर एक नए सब्जेक्ट की आपको रोज क्लास मिलती है, जिसके अंदर हम बेस्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, जहां पर आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके एग्जिट एग्जाम के लिए और आप अच्छे से उसको क्लियर कर पाए। आज की हमारी क्लास नंबर 7 होने वाली है, जो कि होगी डीएसपीएम यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत से बच्चों के मन में यह भी सवाल रहेगा कि सर, हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग डीएसपीएम सब्जेक्ट तो कहीं पर नहीं है। हम डी फार्म फर्स्ट ईयर कर चुके या डी फार्म सेकेंड ईयर कर रहे हैं, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हमारा डीएसबीएम है ही नहीं। तो बच्चा लोग, आपको मैं बता दूं, जो ये हमारा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट जो ये सब्जेक्ट है, जो हमारा नया सिलेबस चल रहा है ईआर 2020 के अकॉर्डिंग, उसमें आपका डी फार्म फर्स्ट ईयर में है सोशल फार्मेसी और डी फार्म सेकेंड ईयर में है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को मिला करके डीएसबीएम बना है। पुराने जब सिलेबस चल रहा है हमारा, उसमें तो डीएसबीएम एक अलग ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था नए नए सिलेबस में, जो सोशल फार्मेसी और आपका सीपीएम या एचईसीपी भी हम कह सकते हैं उसके अनुसार। तो घबराने की बात नहीं है, ये सब्जेक्ट आपके लिए नोन ही है, कोई एज सच इसमें कोई टिपिकल नहीं होगा, कोई हार्ड एंड टफ नहीं होगा। आज है हमारी क्लास नंबर 7 सुपर 100 सीरीज की डीएसपीएम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की। इसको शुरू करने से पहले, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां पर सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी एग्जिट एग्जाम की, और सुपर 100 सीरीज की लाइव क्लासेस भी आप आराम से अटेंड कर पाएंगे और आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगा। और साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। और अब आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की, जो कि हमारी क्लास नंबर 7 में होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको हम किसके अंडर क्लासिफाई करते हैं? कैपिटल अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर विच अकाउंट? मतलब ये पूछा गया है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है वो किस अकाउंट के अंडर क्लासिफाई किया जाता है या उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो ऑप्शंस कहते हैं आपके, या तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, या फिर उसको हम रियल अकाउंट में जो है बेसिकली क्लासिफाई करते हैं, या फिर हम उसको नॉमिनल अकाउंट में, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो कैपिटल अकाउंट को हम कौन से अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं? और जो सही आंसर है वो है हमारा रियल अकाउंट। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा एक अकाउंटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, तो कैपिटल अकाउंट को हम रियल अकाउंट्स में ही जो है बेसिकली क्लासिफाई करते हैं, या ये उसी का पार्ट होता है। रियल अकाउंट्स ये वो अकाउंट्स होते हैं जो आपके एसेट्स या लायबिलिटीज या ऑनर्स की इक्विटी, मतलब कि एक जो मालिकाना हक है, जो मालिक है उसका कितना पोर्शन उसके अंदर है, उसका इक्विटी कितना है, कितना उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब इसके अंदर जो है बेसिकली दर्ज होता है, इसके अंदर मेंशन होता है। अब ये जो अकाउंट्स होते हैं ये फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं या फिर एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है। मतलब कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब कि वो कितना मार्केट के अंदर अपना जो भी कोई उनका एक बिजनेस है, या जो भी उनकी कोई भी आप कह लो शॉप है, या कोई आपका बेसिकली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, या आपकी कोई फैक्ट्री है, तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कितना है वो उसी को शो करता है। अगर हम बात करें एग्जांपल्स रियल अकाउंट्स की, तो इसके अंदर आपका एसेट्स आता है, जैसे कैश हुआ यानी कि नगद राशि, या फिर आपकी इन्वेंट्री, या आपके इक्विपमेंट्स, जो मशीन्स आप वहां पर यूज करते हैं। साथ ही साथ जो आपके लायबिलिटीज होते हैं, जैसे अकाउंट्स पेएबल, कौन अकाउंट्स में पे करता है, वो सब इसके अंदर मेंशन होता है। कैपिटल अकाउंट जो है आपका इस कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि जो ऑनर की, एक मालिक की जो इक्विटी है या उसका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, जितनी उसने एक तरीके से लागत लगाई है, वो कैसे शो होगी? वो इन रियल अकाउंट्स के जरिए शो होती है। इसीलिए कैपिटल अकाउंट को हमारा रियल अकाउंट में डाला गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेबिट
व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ विच अकाउंट। मतलब डेबिट का मतलब क्या होता है कि हमारा पैसा कट गया, ठीक है, क्या हो गया, कट गया। और क्रेडिट का मतलब कि हमारा जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में आया। तो डेबिट जो हमारा बेसिकली व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कौन से अकाउंट का एक पर्टिकुलर रूल है या नियम है। वो रियल अकाउंट का है, या वो आपका एक पर्सनल अकाउंट का है, या वो आपका एक नॉमिनल अकाउंट का है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन ऑप्शंस में से कोई भी नहीं है। तो जो सही आंसर है बच्चा लोग वो है हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब आपका रियल अकाउंट को ही शो करता है, उसी का ही जो है बेसिकली ये एक नियम है। अब रियल अकाउंट्स अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, क्या जाना था कि जो हमारा एसेट है या एक ऑनर की इक्विटी, उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, वो उसी को शो करता है, उसी को हम रियल अकाउंट कहते हैं। अब इन अकाउंट्स के अंदर एक तो आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका एक कैश है या इन्वेंट्री है या इक्विपमेंट के जरिए है या आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, वो सब उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है ट्रांजैक्शंस के रूप में। अब जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये जो है सिंपली सामान्य तौर पर आपका रियल अकाउंट्स में ही अप्लाई होता है, क्योंकि ये मदद करता है ये चीज समझने में कि आपको जो भी एक पर्टिकुलर आपके आइटम्स हैं उनकी वैल्यू कितनी आपको बढ़ानी है, कितनी घटानी है, वो सब आप इसके जरिए कर पाते हैं। इसीलिए ये नियम आपका रियल अकाउंट्स का है। ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द जर्नल इज द बुक ऑफ। अब जो एक जर्नल होता है, ठीक है, वो किसका बुक है, इज द बुक ऑफ व्हाट, किस चीज की बुक है, वो हमारी फर्स्ट एंट्री की है, या वो हमारी ओरिजिनल एंट्री की है, या फिर वो हमारी सेकंड एंट्री की है, या फिर वो हमारी बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट एंट्री के साथ साथ ओरिजिनल एंट्री भी है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चा लोग, कमेंट सेक्शन में लगातार देख रहा हूं मैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। इससे होगा क्या, आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से होगी। ज्यादा से ज्यादा आंसर गलत ही तो होगा, लेकिन पार्टिसिपेट तो कीजिए, गलत होगा तो आंसर आपको सही बताया जाएगा, तो ऐसी घबराने की बात नहीं है। अब जो जनरल है हमारा वो किसका बुक है, या तो फर्स्ट एंट्री का है, या वो ओरिजिनल एंट्री का है, या वो सेकेंडरी एंट्री का है, या बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट एंट्री के साथ साथ ओरिजिनल एंट्री। और जो हमारा सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि फर्स्ट एंट्री भी और ओरिजिनल एंट्री भी। अब बात आ जाती है हमारी जो जनरल है उसको हम जो है बेसिकली ओरिजिनल एंट्री और फर्स्ट एंट्री के साथ ही जो है उसको रेफर करते हैं, रिलेट करते हैं। फर्स्ट एंट्री मतलब जो जनरल है आपका बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, वो इसलिए है क्योंकि जितना भी आपका बिजनेस होता है उन सब की ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो आपकी इनिशियली शुरू से ही रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो इसीलिए उसे फर्स्ट एंट्री कहा जाता है। अब जब भी एक आपका ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर जर्नल का वो डिटेल्स के साथ में आपका उसके अंदर फर्स्ट एंट्री के तौर पे चढ़ जाएगा। जैसे कि जो भी आपका किस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया, कौन से अकाउंट पे जो है प्रभाव पड़ा, और साथ ही साथ कितना अमाउंट या तो आया या फिर गया, डेबिट या फिर क्रेडिट, ठीक है, तो वो आपका फर्स्ट एंट्री में आ जाता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा ओरिजिनल एंट्री। अब इस जर्नल को हम जो है बेसिकली ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी रेफर करते हैं, क्योंकि जो सबसे पहला आपका जो बेसिकली एक प्लेस है जहां से ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, वो रिकॉर्ड होता है एक ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, जिससे कि आप उसको ट्रांसफर करने से पहले, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले ये भी जान पाए कि आपका जो है बेसिकली प्रॉपर एंट्री क्या था, ठीक है, जो आपका एक बेसिकली अमाउंट है, कितना जाने वाला है, कितना आएगा, वो सब एक आपका स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कैश बुक which is maintained generally in the large business concerns to reduce the burden of the main cash book is called। मतलब यहां बोला गया है कि एक जो आपका कैश बुक होता है जिसको जनरली सामान्य तौर पर एक लार्ज बिजनेसमैन जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं, जस्ट बिकॉज कि जो एक बर्डन है उनका कैश का, ठीक है, जो एक बर्डन होता है उनका मेन कैश बुक का, वो कम हो सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, या तो हम उसको पैटी कैश बुक कहेंगे, या हम उसको एक सिंगल कॉलम कैश बुक कहेंगे, या हम उसको परचेज बुक कहेंगे, या हम उसको फिर पासबुक कहेंगे। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है। और जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा पैटी कैश बुक। क्या है,
पैटी कैश बुक, यही आपका एक करेक्ट आंसर है। क्यों? अब देखो भैया होता क्या है, जो एक कैश बुक है वो आपका लार्ज बिजनेस में, यानी कि जो बड़े बड़े स्तर पे हमारे बिजनेसेस होते हैं उसमें मेंटेन किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि जो भी आपका एक मेन कैश बुक है उसका बर्डन, उसकी टेंशन, स्ट्रेस कम हो सके, ठीक है, तो उसको हम पैटी कैश बुक कहते हैं। अब जो पैटी कैश बुक होती है आपकी, वो छोटे छोटे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए होती है। जो आपका एक जनरली रोज का रूटीन जो है उसमें जो भी खर्चा होता है, चाहे वो हमारी ऑफिस के लिए सप्लाई हो या कोई पोस्टेज हो या कोई माइनर रिपेयर्स हो कि तोड़फोड़ हो जाती है वो ठीक कराई है, तो वो सब आपका इसके अंदर मेंटेन हो जाता है। और ये जितनी भी एंट्रीज हमारी मेन कैश बुक में होती हैं उन सब को भी रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जो मेन मेन एंट्री है सिर्फ मेन कैश बुक में फिर वो ही होती है, ठीक है। अब छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस हैं उनको मेन कैश बुक में डालेंगे तो बर्डन बढ़ता जाएगा, वो आपका घट जाता है जब आप पेटी कैश बुक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्रग स्टोर लाइसेंस इज वैलिड अप टू। अब जो आपका एक ड्रग स्टोर का लाइसेंस होता है वो कब तक के लिए वैलिड होता है? ऑप्शंस कहते हैं 31 मई ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अब जो आपका अगला साल आएगा, इस साल मिला तो जो अगला साल आएगा उसकी 31 मई को खत्म हो जाएगा, या फिर जो 31 दिसंबर है आपका आने वाले साल का, यानी कि नेक्स्ट ईयर का, इस साल लिया और अगले साल 31 दिसंबर में जो है वो समाप्त हो जाएगा, या फिर 31 अप्रैल उसी साल का जिस साल आपको मिला, ठीक है, या फिर 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, मतलब 31 दिसंबर उसी सेम ईयर का जिस साल आपको लाइसेंस मिला उसी साल का। तो जो सही आंसर है वो आप लोग जानते ही हैं, क्या है? वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यानी कि जो हमारा अब आने वाला साल है, जिस साल आपको लाइसेंस मिला उसके आने वाले साल की 31 दिसंबर में आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, तो ये ऑप्शन जो है मोस्ट कॉमनली एक्सपायरेशन डेट जो होती है ड्रग स्टोर लाइसेंस की, उसके लिए ही वैलिड होता है, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि अगर इन केस आपने जिस साल लिया, फॉर एग्जांपल 2024 चल रहा है, किसी को अगर 31 दिसंबर में ही लाइसेंस मिला हो, ग्रांट हुआ हो उसको लाइसेंस, तो उसी सेम साल एक्सपायर हो जाएगा? नहीं, इसीलिए जो आने वाला साल होता है हमारा नेक्स्ट ईयर, जिस साल आपको मिला उसके नेक्स्ट ईयर की 31 दिसंबर में वो लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कॉलम ऑफ लेजर विच लिंक्स द एंट्री विद जर्नल इज। अब जो एक ऐसा पर्टिकुलर कॉलम है आपका जो लेजर को जर्नल की एंट्रीज के साथ जोड़ता है, उसको लिंक कराता है, उसको आप या तो एलएफ कॉलम कहते हैं, या फिर आप उसको जेएफ कॉलम कहते हैं, या आप उसको एक पर्टिकुलर कॉलम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, ठीक है। अब जो एक कॉलम है आपके लेजर का जो आपकी जर्नल के अंदर एंट्रीज होती हैं उसके साथ आपको लिंक करता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एलएफ कॉलम, जेएफ कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, या फिर नन ऑफ दीज। और जो इसमें सही आंसर है वो है हमारा जेएफ कॉलम, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर लेजर के कॉलम को किससे जोड़ता है? जो जर्नल में एंट्रीज होती हैं उसके साथ, ठीक है, उसे जेएफ कॉलम कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, जेएफ कॉलम उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसका मतलब है जर्नल फॉलियो, क्या? जेएफ का मतलब होता है जे से जर्नल, एफ से फॉलियो, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि जो एक पर्पस है इस जर्नल फॉलियो का, यानी कि जेएफ कॉलम का, वो क्या है? कि जो पेज नंबर्स होते हैं हमारे उन पर्टिकुलर जर्नल्स पे, वो उनको दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है, यानी कि इंडिकेट करता है, ठीक है। जहां पर जो पर्टिकुलर एंट्री आपकी पहले एक ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड की गई थी वो उन पर्टिकुलर एंट्रीज पे ही पेज नंबर को शो करेगा, ठीक है। और इससे क्या होता है? जो क्रॉस रेफरेंसिंग होती है लेजर और साथ ही साथ एक जर्नल के बीच में, उसमें भी काफी मदद मिल जाती है, आसानी से हमको पता चल जाता है, जिससे कि जो भी आपकी एक ट्रांजैक्शंस को आप जो ट्रेस करते हैं, उनका पता लगाना चाहते हैं, ट्रेसेबिलिटी आपकी काफी अच्छी हो जाती है, आसान हो जाती है, और एक ओरिजिनल सोर्स क्या था उसका इजीली आपको पता चल जाता है जब भी हमें बेसिकली कोई ऑडिट, कोई इंस्पेक्शन या खुद ही एक जनरल उसमें जानना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर। अब जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए कौन से मेथड्स होते हैं? तो वो हमारा टोटल मेथड है, या वो हमारा एक बैलेंस मेथड है, या वो हमारा एक टोटल कम बैलेंस मेथड है,
या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है कि जो एक हमारे ट्रायल बैलेंस के मेथड्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है वो टोटल मेथड है, या बैलेंस मेथड है, या टोटल कम बैलेंस मेथड है, या ऑल ऑफ दीज। जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ दीज, मतलब टोटल मेथड को भी यूज किया जाता है, बैलेंस मेथड को भी यूज किया जाता है, टोटल कम बैलेंस मेथड को भी यूज किया जाता है ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाने के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं एक टोटल मेथड की, तो इस मेथड के अंदर जितना भी आपका डेबिट बैलेंस है, मतलब जो आपका पैसा अकाउंट से कटा है, क्या हुआ है, कटा है, जितना आपने दिया है, और साथ ही साथ जितना एक आपका अकाउंट के अंदर बैलेंस क्रेडिट हुआ, जितना पैसा आपका आया है, वो सेपरेटली इसके अंदर जो है बेसिकली कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर उस आपके लेजर अकाउंट में से जितना पैसा आया, जितना कटा, वो सारा रिकॉर्ड इसके अंदर मेंटेन होता है। फिर इस पर्टिकुलर पूरे टोटल को हम कंपेयर करते हैं कि वो जो है बेसिकली इंश्योरिटी दे रहा है या नहीं, अश्योरिटी दे रहा है या नहीं, कि इक्वल है या नहीं। भाई जितना पैसा आपके पास आया, ठीक है, वो उतना है या नहीं, उस सब की एश्योरिटी के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एक बैलेंस मेथड की, तो इस मेथड के अंदर जो आपके जितने भी एक लेजर अकाउंट्स होते हैं वो डायरेक्टली लिस्टेड होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो बैलेंस है उनका, वो सब उसको जो है मेंटेन करके चलना होता है। अब जो आपका उसके पर्टिकुलर अकाउंट में, उस लेजर अकाउंट में जो आपका पैसा डेबिट हुआ, यानी कि जो आपका पैसा कटा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉलम में वो आ जाता है, और जो दूसरा कॉलम होता है वहां पर आ जाता है आपका क्रेडिट बैलेंस, जितना पैसा आपके अकाउंट में आया। ठीक है, अब इन सब बैलेंस को सेपरेटली यानी कि अलग अलग फिर टोटल किया जाता है और कंपेयर करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर मेथड हम जो डायरेक्टली लिस्ट कर रहे थे, एक पर्टिकुलर लेजर अकाउंट के लिए बैलेंस हमारा मेंटेन है या नहीं। कंपेयर क्यों कर रहे हैं कि भाई पैसा बराबर है या नहीं। तो ठीक है, तो ये सारे मेथड्स इसीलिए यूज किए जाते हैं जिससे आपका एक ट्रायल बैलेंस बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ट्रायल बैलेंस इज अ। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रायल बैलेंस है क्या। एक्चुअल में ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो एक लेजर है, या वो एक आपका अकाउंट है, या वो एक आपकी समरी है, या वो फिर आपका एक स्टेटमेंट है। तो ट्रायल बैलेंस एक्चुअल में है क्या, और जो सही आंसर है ट्रायल बैलेंस हमारा एक समरी होता है। क्या होता है, एक समरी होता है। अब जो आपका एक ट्रायल बैलेंस है उसे समरी कहा जाता है उस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट बैलेंस का, जो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपका प्रिपेयर होता है, बनता है। अब चाहे वो एक पर्टिकुलर हमारा टाइम पीरियड था, ठीक है, तो उस अकाउंट के अंदर जो बैलेंस मेंटेन हो रहा है उसकी पूरी समरी जो है एक ट्रायल बैलेंस के तौर पे आपको मिल जाती है। कब मिलती है, जब आपका एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा होता है। ठीक है, तब आपको बिल्कुल एंड में एक समरी मिल जाती है कि आपके अकाउंट में पूरे एक साल में उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कितना पैसा आया, कितना गया, सारा आपको जो है रिकॉर्ड मिल जाता है समरी फॉर्म में। अब जो आपका बेसिकली जितना पैसा कटा, जितना पैसा आपके अकाउंट में आया, हर अकाउंट में, ठीक है, वो जो है एक अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि जो आपका एसेट है, जो आपका बेसिकली पूरा अमाउंट था, उसमें लायबिलिटीज और इक्विटी आपकी आपकी जो बेसिकली क्या है इन्वेस्टमेंट, और कितना आपने खर्चा किया, उस सब का टोटल आपको बता दिया जाता है, उस समरी के बिहाफ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन। अब ट्रायल बैलेंस को हम बनाते कहां पर हैं, किस चीज के लिए पर बनाते हैं, एक पर्टिकुलर डेट के लिए, या फिर जो हमारा एक साल का जो अंत होता है एंड ऑफ द ईयर तब बनाते हैं, या फिर एक जो पीरियड हमारा एंड हो रहा होता है उसके लिए बनाते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि पर्टिकुलर डेट और ईयर का अंत, यानी कि जो साल है वो जो खत्म होने वाला है। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, मतलब पर्टिकुलर डेट के लिए भी और एंड ऑफ द ईयर के लिए भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है। अब ट्रायल बैलेंस को आप एक पर्टिकुलर डेट, ठीक है, और साथ ही साथ एक जो एंड ऑफ द ईयर है उसके लिए बना भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट तो आपको जो है बेसिकली चाहिए ही चाहिए। अब अगर एक सामान्य तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रायल बैलेंस जो होता है एक अकाउंटिंग पीरियड का जब समाप्त होने वाला होता है, एक जो पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड है वो जब खत्म होने वाला होता है, उसका एंड हो रहा होता है, तब इसको हम प्रिपेयर करते हैं। अब वो हमारा हर महीने भी हो सकता है,
हर 3 महीने में भी हो सकता है और हर 1 साल में भी हो सकता है। डिपेंड करता है अकाउंटिंग पीरियड जो है मंथली है, क्वार्टरली है या एनुअली है। अब हालांकि जो आपका बेसिकली ये हम बैलेंस मेंटेन करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो एक स्पेसिफिक डेट के लिए ही होता है। जो ट्रायल बैलेंस हम मेंटेन करेंगे स्पेसिफिक डेट के लिए होता है, जहां पे एक अकाउंटिंग पीरियड जो है वो बहुत सारे पर्पसेस के लिए हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपने जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार की हैं, एक मैनेजमेंट की नीड्स क्या है, जो आपका प्रॉपर एक मैनेजमेंट है, आपको अपना बिजनेस मैनेज करना है, उसकी जो है जरूरतें क्या क्या है वो सब मेंटेन करनी है, तो उसी के लिए हम ट्रायल बैलेंस जो है क्या करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट। अब जब आप एक लेजर अपना बना लेते हैं अकाउंट का, ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा किसी चीज को तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, वो आपका क्या होगा? या तो आप कैश बुक बनाएंगे, या आप एक अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, या फिर आप अपना एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाएंगे, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। लेजर आपका प्रिपेयर हो गया, अकाउंट प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आप बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस जो है आपका एक नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आ जाता है जब आप अपना एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ये आपके लेजर अकाउंट का जितना भी आपका पैसा होता है, बैलेंस होता है, उसको समराइज कर देता है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, यानी कि डेबिट और क्रेडिट टोटल करके आपको बता देता है कि ठीक है, पूरे एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपने कितना खर्चा किया, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, कितना पैसा आया, कितना गया, वो सब आपका ट्रायल बैलेंस के तौर पे बता देता है। साथ ही साथ अब ट्रायल बैलेंस आपकी मदद करता है कि जब आप अपना रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंट का, उसके अंदर जो एरर्स हैं, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, उसको भी डिटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, जिससे कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस की कुछ डिटेल्स होती है जो मिस प्लेस हो जाती हैं या नहीं मिलती हैं, उन सब का भी आपको पता चल जाता है। आप अपनी एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। फार्मेसी इंडिया लेकर के आया है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के लिए अपनी कॉम्पिटेटिव बुक, जिसके अंदर आपको 6000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। इसको लेने के लिए, ऑर्डर करने के लिए लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और साथ ही साथ आप सामने दिए हुए स्क्रीन नंबर पे भी कॉल करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा फिक्स्ड एसेट्स हैव। अब जो हमारा एक फिक्स्ड एसेट है उसके पास क्या होता है? एक उसकी शॉर्ट लाइफ है, या उसकी एक लॉन्ग लाइफ है, या कोई लाइफ है ही नहीं, या हाफ लाइफ है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। और जो सही आंसर है लॉन्ग लाइफ, मतलब जो फिक्स्ड एसेट होता है वो एक पर्टिकुलर लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, इसकी लाइफ आपकी लॉन्ग होती है। अब फिक्स्ड एसेट को हम एक नॉन करंट एसेट के नाम से भी जानते हैं, या एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट, ठीक है, जिसे हम पीपी एंड ई के नाम से जानते हैं, उस नाम से भी जाना जाता है। कि जो एक कंपनी है वो कितना ऑन करती है, उसके अंदर बेसिकली पूरा हमारा जो भी टोटल एसेट है वो कितना है। ठीक है, और साथ ही साथ अब क्या होता है, इसको हम यूज करते हैं कि हम फ्यूचर में कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। ठीक है, अगर समय हम बढ़ा देते हैं तो उसी को फिक्स्ड एसेट कहते हैं। ये आपका एक लंबी लाइफ यानी कि लॉन्ग लाइफ जीता है। अब अगर मैं बात करूं कि फिक्स्ड एसेट के हमारे एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसके अंदर आपकी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, मशीन्स आ जाती हैं, आपके इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, आपके व्हीकल्स आ जाते हैं, आपका पूरा लैंड आ जाता है। तो ये आपका एक फिक्स्ड एसेट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैपिटल इज अ। अब जो कैपिटल है वो क्या है? वो आपका एक एसेट है, या आपका वो बेसिकली एक लायबिलिटी है, या वो आपका एक इनकम है, या नन ऑफ दीस। मतलब कैपिटल एक्चुअल में है क्या? टोटल आपका जो बैलेंस है वो है, या जो आपके खर्चे हैं वो है, या आपकी इनकम है जो आप कमाते हैं वो है, या फिर नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है कैपिटल क्या है, और इसका सही आंसर है हमारा लायबिलिटी। मतलब कैपिटल है आपकी एक लायबिलिटी, जो आप पूरा एक आप कह सकते हैं कि अपना जो खर्चा करते हैं,
अब देखो लायबिलिटी की बात करें कि जो आपका एक बिजनेस है, ठीक है, जो आप एक बिजनेस अपना रन करते हैं एक एक्सटर्नल पार्टीज के साथ, ठीक है, तो इसके अंदर आपके सप्लायर्स भी आ जाते हैं, ओनर्स भी आ जाते हैं और क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं कि जो पैसा आपका आ रहा है, ठीक है, जो आप अपनी सप्लाई करते हैं, ठीक है, और जो इसके अंदर मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब कैपिटल जो होता है वो ये क्लेम करता है कि जो ऑनर है, जो मालिक है, एसेट के बिहाफ पे उसका बिजनेस में कितना पोर्शन है, कितना उसका एक पार्ट है, ठीक है। साथ ही साथ ये भी कंसिडर किया जाता है लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि एक बिजनेस में एक ऑनर का कितना अमाउंट है, कितना उसका हिस्सा है, वो आपका लायबिलिटी के जरिए ही पता चलता है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो कैपिटल है वो एक लायबिलिटी होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैलेंस शीट इज अ। अब बैलेंस शीट क्या होता है? आपका वो एक अकाउंट है, या वो आपका एक लेजर है, या वो आपकी जो एक स्टेटमेंट है वो है, या वो एक जर्नल है। अब बैलेंस शीट क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया, और जो सही आंसर है वो है आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। क्या? आपके बैंक का, आपके अकाउंट का स्टेटमेंट, वो आपका बैलेंस शीट माना जाता है। अब बैलेंस शीट जो होती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो आपको एक पर्टिकुलर, एक कह सकते हो स्नैपशॉट्स हैं, या एक पर्टिकुलर छोटे छोटे शॉट्स होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका अकाउंट है, ठीक है, लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का पूरा बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरे 1 साल में उस पर्टिकुलर पीरियड में कितनी रही, ठीक है। और यूजुअली जो आपका एक अकाउंटिंग पीरियड होता है उसी के एंड में जो है ये आपकी बैलेंस शीट निकाली जाती है, एक स्टेटमेंट निकाली जाती है, ठीक है। अब ये आपकी एक कंपनी का जो पूरा एसेट है उसका जो पूरा एक बैलेंस होता है उसको समराइज करके दे देता है, उसकी लायबिलिटीज को, और शेयर होल्डर्स की कितनी इक्विटी है, कितनी इक्विटी है, वो भी उसको समराइज करके दे देता है। उसकी एक पर्टिकुलर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेजेस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जो वेजेस हैं, वेतन, वो किसका एग्जांपल है? कैपिटल एक्सपेंस का है, डायरेक्ट एक्सपेंस का है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। और जो बच्चा लोग सही आंसर है वो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। जो वेतन है, वेजेस है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट होता है। अब जो वेजेस हैं हमारे, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड करते हैं अपने पर्टिकुलर अकाउंटिंग में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो एक कॉस्ट होता है, ठीक है, जिसको आप एक स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे, चाहे वो आपका एक प्रोडक्ट है, आपकी वो एक सर्विस है या प्रोजेक्ट है, उसमें कितना खर्चा होने वाला है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब अगर वेजेस की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है कि जो हमारा सामान है, हमारी जो गुड्स हैं, या जो आपके सर्विसेज के प्रावधान होते हैं, उनकी प्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली जो आपका ये एक्सपेंस होता है, ये आपका किससे एसोसिएट है, किससे जुड़ा हुआ है? जो भी आप अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ होता है। और वेजेस यानी कि जो वेतन आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं वो डायरेक्टली आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, या जो आप अपनी सर्विसेज आप डिलीवर करते हैं, जो सर्विसेज कस्टमर्स को देते हैं, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयज हैं जो दे रहे हैं आपके बिहाफ पे या बना रहे हैं प्रोडक्ट्स को, आप उनको सैलरी देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, यही एक आपका सटीक एग्जांपल बनता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट। अब ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, किस चीज का पता लगाते हैं? या तो हम ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस का पता लगाते हैं, या हम नेट प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं, या एक फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, या नन ऑफ दिस की इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा सही आंसर है वो है ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, कि पूरा एक जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो वो कितना हुआ, ठीक है। अब अगर ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो एक इसको प्रिपेयर करने का जो हमारा एक प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो काम होता है ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करने का, हम उससे कैलकुलेट करते हैं पूरा एक ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, अब तक कितना मुनाफा हुआ,
कितना घाटा हुआ है उस पर्टिकुलर बिजनेस में। ये आपको ये भी बता देता है कि जो टोटल सेल्स रेवेन्यू होता है और जो एक आपकी कॉस्ट है, जो सामान आप अपना बेचते हैं, ठीक है, उसको भी वो डिफरेंशिएट कर देता है, उसका भी आपको पता चल जाता है, जिसके अंदर जो डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी, जो कि एसोसिएट है किन के साथ, जो सामान आप बेच रहे हैं उसकी खरीदारी पे और उसकी प्रोडक्शन पे, ठीक है, तो वो पूरा आपको एक डिफरेंशिएशन करके दे देता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करते हैं जो सेल्स रेवेन्यू माइनस होता है सीओजीएस का, ठीक है, जबकि जो लॉस होगा वो क्या बताएगा आपको कि कितना सेल्स का रेवेन्यू आपका एक्सीड हो गया था, कितना बढ़ गया था, उसके बारे में दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बजट्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड जनरली फॉर 5 to 10 years इज कॉल्ड। अब जो आपके बजट्स बनाए जाते हैं एक अच्छे खासे लंबे अंतराल के लिए, लंबे समय के लिए, ठीक है, जैसे कि जनरली 5 से 10 साल के लिए, तो उसको आप क्या कहते हैं? करंट बजट कहेंगे, शॉर्ट टर्म बजट कहेंगे, कैश बजट कहेंगे, या आप उसको एक लॉन्ग टर्म बजट कहते हैं? और जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लॉन्ग टर्म बजट, जहां पर कम से कम आप एक सामान्य तौर पर 5 से 10 साल का अपना एक बजट बनाते हैं एक लंबे समय के लिए, वो आपका लॉन्ग टर्म बजट के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, इसमें आप जो है 5 से 10 साल या उससे ज्यादा भी अपना बजट प्रिपेयर करके रख देते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म बजट जानते हैं। अब इन बजट्स को इसलिए बनाया जाता है कि जो आपके फाइनेंशियल प्लान्स हैं उसको आप जो है एक तरीके से बना के रख लें, प्लानिंग करके रख लें, आउटलाइन कर लें, और जो प्रोजेक्शंस हैं वो आपके एक पर्टिकुलर फ्यूचर में जो आने वाला समय है उसमें और भी समय आपका एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स अपने बना सकें, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें, साथ ही साथ जो एक उनके डिसीजंस हैं उनको अच्छे से इन्फॉर्म कर सकें इन्वेस्टमेंट्स के साथ और एक्सपेंडिचर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश बजट प्रिपेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड जनरली अ मंथ और अ क्वार्टर। अब एक ऐसा कौन सा बजट होता है जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा महीने के लिए या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए? तो वो एक फिक्स्ड बजट है, या वो एक शॉर्ट टर्म बजट है, या वो एक करंट बजट है, या वो एक आपका सेल्स बजट है? और सही आंसर है हमारा वो एक होता है आपका करंट बजट, ठीक है, जो महीना 3 महीने के लिए ही बनाया जाता है। अब करंट बजट जो है आपका वो प्रिपेयर किया गया है कि जो आपका एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, फिस्कल ईयर जो आने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, उसको हम जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, वो भी कह देते हैं, जो कि 1 साल के लिए होती है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे थे जो आपका कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हम लेके चलते हैं तो कुछ बजट्स आपके करंट माने जाते हैं क्योंकि वो आपके महीना या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए ही बनाए जाते हैं, कि इससे हमें पता चल जाएगा कि हम मार्केट के अंदर जो है कितना अपना शेयर होल्डर कर सकते हैं, कितना नहीं, कितना हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। अब क्वेश्चन कहता है इन वेद एनालिसिस डी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, अब वेद एनालिसिस जो होता है उसमें डी किस चीज के लिए स्टैंड करता है? डेटा ऑफ रिसिप्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, या फिर डेविएशन ऑफ स्टॉक, या फिर डिजायरेबल आइटम्स, या फिर डेली डिजायर्ड आइटम्स? और इसका आंसर आई होप आप सभी जानते हैं, और वो है हमारा ऑप्शन सी, डिजायरेबल आइटम्स वेद एनालिसिस में। ठीक है, डिजायरेबल आइटम्स यानी कि वेद एनालिसिस में डी डिजायरेबल आइटम्स के लिए ही स्टैंड करता है। ये वो आइटम्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर आपके स्टॉक को मैनेज करने के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं, लेकिन इतने क्रिटिकल नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस या ऑपरेशन आपका नहीं चल पाएगा। अब इन आइटम्स को जो है बेसिकली हम एक लोअर इंपॉर्टेंस के तौर पे कंपेयर करके रखते हैं वाइटल और एसेंशियल आइटम्स के साथ। ठीक है, वेद डी से डिजायरेबल, ई से एसेंशियल, बी से वाइटल। ठीक है, आगे चलते हैं। अ लेजर कंटेन्स, अब लेजर के अंदर क्या होता है? आपका पर्सनल अकाउंट होता है, या आपका रियल अकाउंट होता है, या फिर आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी लेजर के अंदर क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज? और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पर्सनल अकाउंट के साथ साथ रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स भी आपके लेजर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। पर्सनल अकाउंट आपका जो है एक इंडिविजुअल का, किसी भी एक इकलौते का जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, चाहे आपकी वो एक फर्म है या आपकी कोई पर्टिकुलर एंटाइटीज है कि जिसके साथ आप अपना बिजनेस करते हैं और उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका अकाउंट है कि किसके
कौन सा अकाउंट रिसीवेबल है, किसमें पैसा आएगा, किससे आप पे करेंगे, एक ऑनर की कैपिटल अकाउंट कितनी है। और अगर रियल अकाउंट्स की बात करें तो ये आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और एक ऑनर की कितनी इक्विटी है उसके बारे में बताता है। वहीं पर नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें तो वो आपके रेवेन्यू को, साथ ही साथ कितना आप खर्चा करते हैं, कितना पैसा आपका आया, कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ, उन सबको रिप्रेजेंट करता है नॉमिनल अकाउंट। ये आपके टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं जिसको आप एक अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे उसको बंद भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। एग्जांपल्स जैसे आपका एक रेंट एक्सपेंस कितना है, किराया कितना जा रहा है, इंटरेस्ट इनकम कितना है, ठीक है, आपका एक सेल्स का रेवेन्यू कितना है, वो सब इसके नॉमिनल के अंदर आ जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अब ट्रायल बैलेंस को आप कहां से बनाते हैं, जर्नल से बनाते हैं, या आप लेजर से बनाते हैं, या कैश बुक से बनाते हैं, या एक सब्सिडरी बुक होती है। और इसका जो सही आंसर है बच्चा लोग वो है लेजर से। ट्रायल बैलेंस आपका एक लेजर से ही बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस आप कहां से बनाएंगे, लेजर से बनाएंगे, ये आपको पता चल गया। लेजर आपका एक प्रिंसिपल बुक होता है अकाउंट का जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं एक पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स की, ठीक है, हर एक अकाउंट की, हर एक ट्रांजैक्शन इसके अंदर जनरल के अंदर रिकॉर्ड की जाती है और फिर उसको एक पर्टिकुलर जो आपका एक कॉरेस्पॉन्डिंग लेजर अकाउंट है उसमें क्या कर दिया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है। लेजर जो होता है उसके अंदर पूरी समरी है आपकी सारी ट्रांजैक्शंस की जो भी उस पर्टिकुलर अकाउंट से कैटेगराइज की गई हैं, ठीक है, आपको पूरे अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा डीएसपीएम ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का क्लास नंबर 7 सुपर 100 सीरीज का, जो कि हमारी एक एग्जिट एग्जाम के लिए हमारी जो है सुपर 100 सीरीज चल रही है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे भी लगे होंगे और आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो बच्चा लोग एग्जिट एग्जाम में भी पढ़ना हुआ और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।